नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। काबुल पे कल आतंकी हमला हुआ। तालिबान ने बताया कि आईएसआईएस के लोगों ने हमला किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आईएसआईएस के क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, आईएसआईएस को अगर हम डिकोड करें तो इसका मतलब होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और के का नाम होता है खुर्सान। अगर मैं इसको अगले कुछ दिन में आपको बताऊंगा खुर्सान का मतलब क्या होता है। अच्छा, खुरसान का मतलब अगर आपको समझना हो तो इसके एक फारसी शब्द है। यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब होता है, खुर का मतलब होता है सूरज, और आसन का मतलब होता है उगता हुआ या आयान करता हुआ, सूरज जो उग रहा हो। तो खुरासान एक जगह का नाम था, अफगानिस्तान का पुराना नाम था ये। और ये ईरान का कहें कि पूर्वी इलाका था, जहाँ पे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान मिलते हैं। तो ये पूरा इलाका खुरसान के नाम से जाना जाता था। और ये जो ग्रुप है जिसने कल हमला किया, जो आईएसआईएस के है, खुरसान ग्रुप था। अच्छा, तो खुरसान जब हम पहली बार जब खुरसान का नाम लोगों के सामने आया, लोगों के जहन में आया, तो बगदादी ने पूरी दुनिया के सामने एक मैप पेश किया था। उस मैप में उन्होंने हिंदुस्तान को भी दिखाया, जहाँ पे उसने बताया कि गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सब आईएसआईएस के खुरसान वाले इलाके के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आईएसआईएस की ताकत बढ़ी, उन्होंने अपने इस मॉडल को और बढ़ाया और बताया कि अब जो मैप अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप देखें, यहाँ तक खुरसान का ये पूरा इलाका है, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चाइना की युगर, जहाँ कहते हैं कि चाइना में युगर मुसलमानों पर बहुत जाति की जाती है, उस इलाके को भी खुरसान का ये इलाका दिखाया। आईएसआईएस का जो खुरसान ग्रुप है, जिसने बताया कि पूरा इलाका अब उनके अंडर होगा। ऐसे आईएसआईएस ने पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए अपने अलग अलग ग्रुप से नाम बना रखे हैं। जैसे इराक के लिए तो उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन खुरसान जगह का नाम बताया। अब ये तो थी बात खुरसान की, जिससे हमला किया तालिबान और दुनिया के दो सबसे बड़े आतंकी संगठन तालिबान और आईएसआईएस के बीच में, जो कल खुले सरेआम जो जंग का ऐलान किया गया काबुल पे एयरपोर्ट पे हमला करके। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आईएसआईएस का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये आईएसआईएस का नाम आया कहाँ से। तो ये बात थोड़ी सी पुरानी है, जहाँ मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे आज से 20 साल या 21 साल पहले, जहाँ पे सितंबर 2001, 9/11 भी कहा जाता है उसे। 9 से मेरा मतलब है कि सितंबर, 11 मतलब 11वीं तारीख, मतलब 11 सितंबर के दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक प्लेन है, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमला होता है। उसके बाद पेंटागन हम इसलिए नाम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि पेंटागन वही इलाका है जहाँ पे यूएस आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पे बड़े बड़े सीआईए के अफसर बैठते हैं, सैन्य अधिकारी बैठते हैं। वहाँ पे भी कुछ देर के बाद एक प्लेन गिर जाता है। मामला यहीं से बदलता है। बात ये होती है कि पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है कि यार अमेरिका जैसे इतनी ताकतवर देश में हमला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात जो हर किसी को समझनी पड़ेगी, या थोड़ी सी जो अलग है, उसमें होता है कि जब शाम को बैठ के जब सैन्य अधिकारी और जितने भी बड़े बड़े अफसर सोच रहे थे कि हम पे किसने हमला किया, तो बात आ रही थी कि ओसामा बिन लादेन का जो अलकायदा ग्रुप है, उसने ये हमला अमेरिका पे किया है। और ये हमला अफगानिस्तान की सरजमीन से किया गया है, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन ने इसको फंड किया। अभी कुछ 4-5 लोग बैठ के ये बातें ही कर रहे थे कि तब तक एक मैसेज आता है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, नाम है पॉल वुल्फ विट्स। इन्होंने एक मैसेज किया अपने जितने भी पेंटागन में, वहाँ पे उन्होंने लिखा कि ये हमला तो हो गया, लेकिन क्या इसकी जांच की जा सकती है। उन्होंने एक लाइन लिखी है, मैं अगर आपको बता दूं, प्रोवाइडिंग इन्फो ऑन पेपर फॉर्मेट हिस्ट्री एंड असेसमेंट ऑफ इराक इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म सिंस गल्फ वॉर। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि आप हमें ये बताइए कि इराक का इन्वॉल्वमेंट क्या है आतंकवाद को फैलाने के लिए। मतलब आप ये सोचिए कि मेरे देश पे कुछ देर पहले हमला होता है, मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ जो सोच रहा हूँ कि अच्छा मुझे किस तरीके से अफगानिस्तान में बदला लेना है, और अफगानिस्तान का एक छोटा सा जो आतंकवादी ग्रुप है उसने हमारे जैसे इतने बड़े देश में हमला कैसे कर दिया। मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे जितने भी सूत्र हैं सब यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला आया। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे क्या पता लगता है कि मेरे जो डिप्टी हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो सबसे पावरफुल है डिफेंस मंत्रालय में जो दूसरा ओहदा रखते हैं सबसे ताकतवर का, वो कहते हैं कि आप ये सब छोड़िए, आप इस पे जांच कीजिए कि इराक का इन्वॉल्वमेंट कितना है, सद्दाम हुसैन का इन्वॉल्वमेंट कितना है। याद रखिए 9/11 की तारीख थी, सितंबर 2001 के शाम की, जब पेंटागन पे भी प्लेन गिर जाता है, चारों तरफ कोहरा मचा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन वो बात कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन की नहीं, सद्दाम हुसैन की। अब यहाँ से बात निकलती है, मीटिंग्स होती हैं,
हर जगह ये बात फैलाई जाती है कि हमें इराक को करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो ये अलकायदा ये कहाँ रहते हैं, ये गुफा में रहते हैं, ये इनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते कि ये अमेरिका जैसे देश पे हमला कर सके। बात यहाँ पे मीटिंग होती है, जॉर्ज बुश मीटिंग बुलाते हैं, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने मीटिंग बुलाई। वहाँ पे जितने भी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, और भी जो बड़े बड़े जो सिपा सलाहकार थे वो बैठे हुए थे। सब सोच रहे थे कि हमला हुआ है तो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। अब मैं बताऊँ तो जो पॉल वुल्फविट्ज जो थे वो डिप्टी थे, उनको सपोर्ट करने आए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस मंत्रालय था, वो बार बार ये कह रहा था कि हमें सद्दाम हुसैन पे हमला करना चाहिए, ना कि ओसामा बिन लादेन पे। उन्होंने एक लाइन और कही कि दुनिया भर में जितने भी आतंकी संगठन है उनका सबसे बड़ा योगदान सद्दाम हुसैन का है। सद्दाम हुसैन उन सबका सांप है, मतलब सांपों का राजा है वो। टेररिज्म नाम का जो सांप है उसका राजा सद्दाम हुसैन है। अब ये जो मीटिंग में बैठने वाले लोग थे ये सोच रहे थे कि यार ये तो हम जो बात कर रहे थे या जो सोच रहे थे इससे तो बिल्कुल उल्टा बताया जा रहा है, क्योंकि हमें तो ये पता था कि ओसामा बिन लादेन है और अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ है। लेकिन डिफेंस मंत्रालय ये कह रहा है, यूएस के डिफेंस मंत्रालय ये कह रहा है कि नहीं, ये तो इराक से हुआ था, और इराक और अफगानिस्तान के बीच में हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। तो अफगानिस्तान की बात ना करके आप इराक की बात क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे था। बहरहाल मीटिंग होती है, जो भी फैसला आता है, फैसला ये आखिरी में होता है कि नहीं, सद्दाम हुसैन का हाथ नहीं है, अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का ये हमला किया गया है, जिसपे हम अमेरिका जल्द से जल्द रिटेलिएट करेगा। बात आई गई हो गई। शाम को इनकी पार्टी होती है, जॉर्ज बुश अपने लॉन्च में जाते हैं जहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं, सब लोग अपने स्ट्रेस उतार रहे होते हैं कि इतना बड़ा हमला हो गया है। तो पॉल वुल्फ्विट्ज अपनी बात मनवाने के लिए जब वो देखते हैं कि जॉर्ज बुश अकेले बैठे हैं, तो उनके पास जाके कहते हैं कि अरे सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे ये कहना है कि आपको पता है इराक, अगर आप मैप देखेंगे, मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर आप मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश भी करूँगा, ये इराक का मैप है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके ऊपर ये नॉर्दर्न इराक और ये साउदर्न इराक। साउदर्न इराक में जो आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे है कुवैत। कुवैत उस वक्त अमेरिका का एलाई था, मतलब अमेरिका सोचता था कि कुवैत हम पे हमारी हमेशा मदद करेगा और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कुवैत ही सबसे आगे आएगा। अच्छा, अब ये मैप मेरा दिखाने का मकसद ये था कि मैप में जो नॉर्दर्न आप इराक देख रहे हैं और जो सदर्न इराक देख रहे हैं, यहाँ पे एट्रोसिटी से मेरा मतलब है कि बहुत ही जो सद्दाम हुसैन थे वो अपने लोगों पे अत्याचार करते थे। ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसी कई रिपोर्ट्स भी हैं जहाँ पे सद्दाम हुसैन ने कम से कम 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बड़ी बेरहमी से। तो पॉल वुल्फ्विट्ज कहते हैं कि हाँ सर, हम एक काम कर सकते हैं। ये पॉल वुल्फ्विट्ज जॉर्ज बुश से कहते हैं कि हम ना एक काम कर सकते हैं, हम कुवैत के थ्रू नीचे से जाएंगे और ऊपर से नॉर्दर्न से भी हम अपनी सेना भेजेंगे, और जैसे जैसे हमारी सेना आगे बढ़ती जाएगी, रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं वो सब हम अपना कब्जा करते जाएंगे। अब जैसे जैसे कब्जा करते जाएंगे वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। अब तेल की बात आई तो आपको बता दूं, अमेरिका दुनिया में किसी को पसंद करता हो ना करता हो, जैसी भी उसकी किसी देश से दोस्ती हो, उसका मेन मकसद रहता है तेल। अब जब तेल की बात आई तो जॉर्ज बुश जो पहले खुद एक तेल के बिजनेस में रहे थे, तेल के बिजनेस में कई मतलब पैसे कमाए, तो उनको लगा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई इसने। और तो उस जॉर्ज बुश ने एक बयान में कहा कि उन्होंने कहा कि आपने मीटिंग में ये बात क्यों नहीं बताई और आप अकेले में क्यों बता रहे हो। तो पॉल वुल्फ्विट्ज को लगा कि नहीं सर, मैं तो ऐसे ही दिखावा नहीं करना चाहता था, मैं तो ये था, मैं वो था। तो बात जो भी था, जॉर्ज बुश ने बोला ठीक है, हम इस पर कुछ एक्शन लेते हैं। ये उस दिन की बात थी जिस दिन हम एक्शन लेते हैं। इसके बाद से क्या होता है अगले एक साल में, अक्टूबर 2002 से पहले की मैं बताता हूँ, 9 सितंबर की बाद से लेके अक्टूबर 2002, हम एक साल का टाइम फ्रेम ले रहे हैं। इस बीच में क्या होता है, कांग्रेसमैन से मेरा कहने का मतलब है अमेरिकी में सांसदों को हम कांग्रेसमैन कहते हैं। वहाँ पे जितने भी सांसद थे सब लामबंद हो गए, चाहे डेमोक्रेट्स हों या टू पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, दोनों एकजुट होकर कहते हैं कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि वहाँ पे ऐसे हथियार हैं जो आने वाले वक्त में सद्दाम हुसैन कई आतंकवादी संगठनों को दे सकता है, उनको पश्चिमी देशों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप उस वक्त कितनी भी बयान देख लीजिए, यहाँ पे ये भी कहा गया कि इराक के पास केमिकल वेपन्स है जो आने वाले वक्त पे वो अपने लोगों पे इस्तेमाल कर रहा है, वो आने वाले वक्त में आतंकवादी को भी दे सकता है, और जिससे अमेरिका को खासकर खतरा है। और एक बात ये भी सामने आई कि ओसामा बिन लादेन जो था ये छोटा मोटा आतंकवादी है, ये कैसे हम पे हमला कर सकता है जब तक कि उसे सद्दाम हुसैन जैसा बंदा जो इतना अमीर है वो फंडिंग ना करता हो। तो ये पूरी बात अगले एक साल तक पूरी मीडिया के थ्रू, और अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 700 से ज़्यादा बार
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर गया मतलब इराक में जाके 700 अलग अलग टीमों ने जाके जांच की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। फिर आता है कि यूएन में जो सेक्रेटरी थे अमेरिका के, 700 बार जांच की, कुछ नहीं मिला। वो यूएन में जाके कहते हैं कि नहीं, हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स हैं, वाटर टाइट प्रूफ है, मतलब कोई लीकेज नहीं है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और सूत्र भी हैं जो कहते हैं कि हमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पे चीज़ है और वो इराक कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इतना कुछ कन्विंस करने के बाद अक्टूबर 2002, याद रखिए अक्टूबर 2002 की बात क्यों आ रही है बार बार, क्योंकि सितंबर 2001 ऑलमोस्ट एक साल बाद जो यूएस के संसद में बिल पास होता है कि हमें इराक में जाके इन्वेजन करना चाहिए, हमें इराक में जाके अटैक करना चाहिए, सद्दाम हुसैन को गिरा देना चाहिए। मकसद ये था कि हम नॉर्दर्न इराक से हमला करेंगे और कुवैत के थ्रू सदर्न इराक से हमला करेंगे, और जो बगदाद जो शहर है, जो सद्दाम हुसैन अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है, हम उसको जैसे मेयर शहर को संभालता है उसके लायक छोड़ देंगे। दूसरी चीज़, हम जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं, मतलब जितनी भी तेल के जो कुएं हैं, उन सब पे कब्जा जमाते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि सद्दाम हुसैन के पास रेवेन्यू सोर्स नहीं बचेगा, मतलब वो पैसे अपनी फौज को संभालने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे और अल्टीमेटली वो सरेंडर कर देगा। तो मैं आपको अगर बता दूं तो 20 मार्च 2003, अक्टूबर 2002 में बिल पास किया जाता है। 20 मार्च 2003 को अमेरिका पहली बार उसके अंदर जाता है इराक में हमला करने के लिए, और 1 मई 2003, मतलब 1 महीने 1 हफ्ते और 4 दिन बाद अमेरिका वहाँ से निकल जाता है। फिर ये पहली बार होता है कि जॉर्ज बुश युद्ध पोत में, मतलब अमेरिकी युद्ध पोत में आके बयान देते हैं कि मिशन अनकम्प्लीट हो गया है, उनके द्वारा जो अमेरिका में इराक के लिए जो भेजी गई सेना थी वो सफल हो चुकी है, हम मिशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये पहली दफ़ा था कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट, और पहली दफ़ा की अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात ही क्यों, कई जो ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं था जो युद्ध पोत में आके कहे कि हमने जंग जीत ली है और हम इराक के लिए जो भी करेंगे, इराक के उत्थान के लिए काम करेंगे। लेकिन उस तारीख से जब जॉर्ज बुश आके कहते हैं, उसी दिन से अमेरिका को पता था कि नहीं पता था, आतंकी संगठनों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। होता ही यूँ है कि अमेरिका कहता है कि आप जितनी भी आर्मी थे वहाँ पे, जितनी भी आर्मी पर्सनल्स हैं, जितनी भी नेवी है, जितनी भी एयरफोर्स है, आप सब अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, आप एक नई शुरुआत कीजिए, हमें आपके लिए एक नया संविधान लाएंगे, हम आपकी एक नई आर्मी बनाएंगे, नई पुलिस बनाएंगे, मतलब आपके लिए एक पूरा नया देश खड़ा करेंगे। जो उनको ये डर था कि अगर मान लीजिए सद्दाम हुसैन का कोई जो सहानुभूति रखता हो कोई कमांडर, वो अभी भी आर्मी में हो, तो उन पर दोबारा हमला हो सकता है या दोबारा काबिज हो सकता है, दोबारा डिक्टेटरशिप आ सकती है इराक में। इस डर से अमेरिका ने बोला कि जितनी भी आर्मी या जितनी भी नेवी या जितनी भी एयरफोर्स थी इराक की, और आपको बता दूं ये आपके लिए जाना ज़रूरी है कि इराक की जो आर्मी थी सबसे स्ट्रांग आर्मी मानी जाती थी, लेकिन उसका हर्ष देखिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने कहा कि आप अपनी आर्मी ख़त्म कर दीजिए। अब आप ये सोचिए कि आप इराक की आर्मी में हैं, आप वेल ट्रेंड हैं, आपको टैंक चलाना आता है, आप बंदूकें चला सकते हैं, आप मशीन गन चलाते हैं, आपको सब कुछ आता है। आप ये देखते हैं कि आपकी सड़कों पे, आपके घर के बाहर अमेरिकी सैनिक चल रहे हैं, आपके राष्ट्रपति को मार दिया जाता है 2006 आते आते तक। 2006 में उनकी मौत हो जाती है, और जो सबने देखा, लाइव में देखा कि किस तरह का फांसी दिया जाता है। तो एज अ सैनिक जो देखता है उसे लगता है कि यार ये तो मेरे देश के साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे तेल को कब्जा लिया गया, अमेरिकी हमारी संविधान लिख रहे हैं, अमेरिकी चाहते हैं कि कौन सा नेता बैठे, कौन सा राष्ट्रपति बने, अमेरिकी जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। इराक के पास बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ी फौज थी। तो उन्हें लगा कि अब हम क्या करें, हमारे पास अब नौकरी भी नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ आता है, हमें हथियार चलाना आता है, हम देश के लिए क्या करें। तो जितने भी इराक में जितने भी सैन्य अड्डे थे, तो इन सब में छोटे छोटे सेक्शन बनते गए जो चाह रहे थे कि हम इराक के लिए कुछ अलग करें। याद रखिए, सबको बंदूकें चलानी आती हैं, सबको गोलियां चलानी आती हैं, वेल ट्रेंड हैं, किसी को कोई एयरफोर्स में था, कोई नेवी में था, कोई आर्मर टैंक जो टैंक चलाते हैं, जो तोपची होते हैं, जो तोप चलाते हैं, इन सब को। अब यहाँ से बात आती है वॉरलॉर्ड्स के ऊपर। अब वॉरलॉर्ड्स कौन थे? तो वॉरलॉर्ड्स वो लोग थे जो चाहते थे कि हम एक संगठित बनाएं, जो आर्मी के लोग हैं उन सबको संगठित करें और एक ग्रुप बनाएं जो आने वाले वक्त में हमला करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी पीछे ले जाता हूँ। ओसामा बिन लादेन के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको रोशनी देना चाहूँगा। ओसामा बिन लादेन और उन जैसे कई ग्रुप्स का मानना था कि मुसलमानों की जितनी भी देश हैं वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना हो, खासकर अमेरिकियों का, क्योंकि अमेरिकी सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, तेल के लिए आते हैं और देश को बर्बाद करके चले जाते हैं। उनका मेन मकसद यही था कि कोई भी जगह ऐसा ना हो कि अमेरिकन्स आएँ और उनके देश को बर्बाद कर दें। तो इस नाम से वो एक संगठन बनाते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन ने जो भी सऊदी अरब में जो भी कुछ हुआ उनके साथ, तो उन्होंने उसके बाद
अलकायदा बनाया। अब अलकायदा के हमले के बाद 9/11 के अलकायदा के हमले के बाद कई लोग इतने प्रभावित हुए उससे कि अलकायदा से, कि उन्होंने सोचा कि अलकायदा ही उनका रहमो करम है और आने वाले वक्त में अलकायदा ही इराक की उत्थान कर सकता है। तो बगदादी, इसमें नाम आता है बगदादी। अब अलकायदा छोटा सा संगठन छोड़कर अब बहुत बड़ा संगठन बन चुका था। अब होता है कि जितना भी अलकायदा का जो सीरिया या इराक का जो इलाका था वहाँ पे उसकी कमान थी बगदादी की उस टाइम पे। तो अलकायदा क्या करता है, बगदादी क्या करता है कि पूरे इराक में अलग अलग जगह घूमता है जहाँ जहाँ सैनिक थे जो जो छोड़ के गए थे। याद रखिए ये वो सैनिक थे जो वेल ट्रेंड सैनिक थे, जिनको हथियार चलाना बिल्कुल अच्छे से आता था। ये उनको अपने साथ लेते हैं, अलग अलग गुट बनाते हैं जहाँ पूरे देश भर में कई सारे सैनिक थे जिनके पास नौकरियाँ नहीं थी। याद रखिएगा, नौकरियाँ नहीं थी और डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनको राष्ट्रपति को मार दिया गया, उनके घर के बाहर अमेरिकन घूम रहे हैं। तो इन्होंने एक पूरी ग्रुप बनाया। ऐसे करते करते ये अलकायदा जो छोटा सा ग्रुप था जिसका हेड वो बगदादी कर रहा था, इसने एक ISIS का ग्रुप बनाया। ISIS में कौन लोग थे? इनिशियली इसका नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। इराक से मेरा मतलब कि इराक की सैनिक थे इसके अंदर। बगदादी भले लीड कर रहा था उसको, बगदादी अलकायदा का था, लेकिन बगदादी अब वहाँ पे सैनिकों को इकट्ठा करते करते उसने बना दिया इसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। और फिर बाद में उसने सीरिया के भी कई जो लड़ाके थे उनको अपने में शामिल किया। फिर ये बन गया ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये मेन मुद्दा था। फिर उसने, अगर मैं आपको अपनी मैप के थ्रू दिखाऊं तो उनका ये सपना था कि पूरी दुनिया में हम किस किस नाम से अपने संगठन के नाम रखेंगे। तो मैं बाकी दुनिया से मुझे मतलब नहीं, अगर मैं अपनी भारत की बात करूं तो वहाँ पे उन्होंने शुरुआत में दिखाया कि उन्हें दिखाया कि गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर को उन्होंने मैप में दिखाया। और उसमें याद रखिएगा पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है। इस पूरे इलाके को उन्होंने कहा कि खुरसान है। बाद में उन्होंने अपनी जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई, उनके पास पैसे आते गए, तो उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, यहाँ तक कि चाइना के कुछ हिस्सों को अपने में दिखाया। अब ये सोचिए कि ISIS के पैसे कहाँ से आ रहे थे। तो ISIS के पास जब वो ताकतवर बना, जो आपने देखा भी होगा हाल फिलहाल में कि तेल के कुएं आते गए उनके पास, तेल के कुएं आते गए, वहाँ से उनके पास पैसे आते गए, उनके पास इतनी फंडिंग होगी क्योंकि लड़ाके थे, आतंकवादी संगठन थी। तो ऐसा कहा भी जाता है कि सऊदी ने पैसे दिए। तो उन्होंने आप सोचा कि अब इनको ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो हम सिर्फ इराक और सीरिया तक ही क्यों सीमित रहे। तो फिर उनकी बारी आती है इंटरनेट की। इंटरनेट वो माध्यम था जिसके बाद ISIS ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ऑनलाइन लोगों को सिखाना शुरू किया। यहाँ तक कि ये भी बात आई थी कि इजराइल में जो कभी कभी जो हमले होते थे, गाज़ा के जो लड़ाके थे, उनको सिखाया जाता था ऑनलाइन बैठ के कि ये डार्क नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कहाँ पे कैसी ट्रेनिंग करनी है, कब आपको कितने पैसे चाहिए। बस आपको ये कहना होता था कि मुझे ISIS ज्वाइन करना है या ISIS में मुझे रिक्रूट होना है। यहाँ तक तो बात हुई, आपने समझा होगा कि ISIS कैसे काम करता है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, कल काबुल पे जो हमला हुआ। ISIS के मतलब इस्लामिक स्टेट तो जो था ही, इस्लामिक स्टेट का मतलब जितने भी लड़ाके थे या जो भी संगठन चाहता है कि उनकी सरजमी पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना हो, या खासकर अमेरिकन का या खासकर जितने भी यूरोपियन एलाइज हैं वो वहाँ पे उन पर दबदबा ना करें, तो उनके खिलाफ जो लड़ाई होती है उसमें जो भी कुछ शामिल होना चाहता है तो आगे हमसे जुड़ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना पड़ेगा। मैं ले चलता हूँ 2014 के दौरान। 2014 में पाकिस्तान पे दबाव था कि वो आतंकवाद को अपने सरजमीन से ख़त्म करे, क्योंकि बहुत हो चुका था। पूरी दुनिया कह रही थी कि हम आपकी फंडिंग रोक देंगे अगर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो US की तरफ से भी वो हो रहे थे, पैसे मिल रहे थे कि आप किस तरीके से आप अपने वहाँ के आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। तो 2014 में एक जनरल राहिल शरीफ ये जनरल थे जो लीड कर रहे थे ऑपरेशन। मैं इलाके का नाम बता देता हूँ आपको, वजीरिस्तान जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है, जहाँ पे आतंकवादी संगठन था तहरीक तालिबान। याद रखिए TTE तहरीक तालिबान संगठन था, तालिबान भी कहते हैं इसे कई लोग। तो तहरीक तालिबान के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। अब जब फौज लड़ती है तो फौज के लड़ने के दो तरीके होते हैं। मैं आमने सामने लड़ाई कर रहा हूँ आपसे, दूसरा तरीका होता है कि मैं कुछ अपने सेक्शंस को मतलब उनको तोड़ दूं, फूट डाल दूं आतंकवादी संगठन में कि आपके कुछ खरीद दूं। तो होता भी यही है, तहरीक तालिबान से वो लड़ भी रहे थे और पीछे के दरवाजे से वो बात भी कर रहे थे। तो तहरीक तालिबान को पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने फंडिंग की कि आप हमारे जो जवानों पर फायरिंग क्यों कर रहे हो, आप पैसे लीजिए, आप जाइए जो आपको करना है। तो हुआ ये कि तहरीक तालिबान में जो तहरीक तालिबान कट्टर, आपको बता दूं कि इस्लामिक कट्टरपंथी थे उसके अंदर, तो ये कहते थे कि अरे ये कैसी चीज़ है, हमने तो इस्लाम के उत्थान के लिए बात की थी, आप तो बिक जा रहे हो आर्मी और ISI के खिलाफ।
तो उसमें से कुछ लड़ाके, मतलब कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं 10-15 जो बाहर आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि तहरीक तालिबान अब वो तहरीक तालिबान नहीं रहा जिसकी बुनियाद रखी गई थी, जिसके लिए हम शामिल हुए थे, ये अलग हो जाते हैं। कुछ साल ऐसे ही चलता है, फिर आते ही 2018 तक। ये याद रखिए कि ये अब खफा थे अपने हुक्मरान से, जो तहरीक तालिबान के जो हुक्मरान थे उनसे खफा थे। और इसमें इनकी जो रेबल थी, जो रेबल थे, उनकी अगुवाई करे थे मुल्ला रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, मुल्ला फजलुल्ला नाम है इनका, ये अगुवाई कर रहे थे। अच्छा, होता ये कि तहरीक तालिबान से अलग हो गए, पाकिस्तान आर्मी एक्शन कर रही थी, आतंकवाद के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसके बाद पैसे ही थे, अमेरिका दे रहा था, अमेरिका कह रहा था कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप आउटपुट क्या है आपका। तो अमेरिका ने कई ऐसे आतंकवादी संगठन पे जाके अटैक किया, पैसे मिल रहे थे तो उनको खरीदा भी, कई को खरीदा, कई को बोला कि आप छोड़ दो, आतंकवाद हथियार डाल दो। तो जो फैक्शन था कई जगह से निकल रहे थे, कई लश्कर से निकल गए, कोई तहरीक तालिबान से निकल गया। अब जो अपने हुक्मरानों से जो लड़ा के जो मेन मुद्दे में आए थे कि हमें लोगों के लिए लड़ना है, उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनते गए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ISIS में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद था और जो हमारा मकसद है, क्योंकि ISIS के उस पैसों की कमी नहीं थी, वो किसी के यहाँ तो बिकता नहीं है इतनी आसानी से, और खासकर पाकिस्तान आर्मी और उसके खिलाफ। तो ISIS से ये लड़ाके जाके मिल जाते हैं ISIS में। उसका उनको लीड करते हैं उमर खालिद खुरासानी। ये आपको बता दूं तो ये मुजाहिदीन थे जो कहते हैं कि उनके अंदर जिन्होंने सीरिया में ISIS के द्वारा ट्रेनिंग ली थी, और जिनको खुर्सान वाले इलाके, खासकर पाकिस्तान से जो लड़ाके निकले थे उनको ट्रेनिंग देने का काम था। उनसे कहा गया था कि आप ट्रेनिंग लीजिए और हमारे लड़ाकों को बताइए कैसे क्या करते हैं। तो सब कुछ ट्रेनिंग हुआ। लेकिन हुआ ये कि जब से उमर खालिद आए, उमर खालिद ने ये कहा कि एक चीज़ और बता दूं, उमर खालिद आए, उमर खालिद के बाद सितंबर 2018 के बाद शेख असलम फारूकी, ये पाकिस्तानी पश्तून थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने सिखा दिया, अब मेरी बारी है। आपको भी बता दूं, शेख असलम फारूकी ये भी वही थे जिन्होंने सीरिया से ट्रेनिंग ली थी। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं संभालता हूँ, आपने संभाल लिया, अच्छी बात है। तो फारूकी क्या करते हैं कि बिक चुके होते हैं, फारूक अपने लड़ाकों को कहते हैं कि आप पाकिस्तान पे अटैक मत कीजिए, पाकिस्तान आर्मी पे हमला मत कीजिए। फिर से इनके लड़ाकों को लगता है कि जो हमारा हुक्मरान था ये फिर आयसा के यहाँ तो बिक गया है। अब बारी आती है कि इस बीच क्या होता है 2018 से लेके बाद की चीज़ों में कि पाकिस्तान की ज़मीन पे कोई हमला नहीं होता। क्यों? क्योंकि ISIS के, मतलब जो के की बात है, इनको फंडिंग होने लगी आर्मी के, पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के आर्मी द्वारा। आपको मैं फारूकी का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी इसलिए है कि मैंने फारूकी का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपको अगर मैं बता दूं तो फारूकी वही शख्स है जिसने, अगर आपको याद हो, काबुल के गुरुद्वारे में हमला हुआ था जिसमें 25 लोगों की मारे जाने की खबर थी। एक गनमैन था, गनमैन मतलब जो बंदूकधारी था जिसने जाके काबुल में हमला किया, वो इन्हीं के हुक्म हुआ था, फारूकी के हुक्म के द्वारा ही दिया गया था। फारूकी को बाद में काबुल की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, सुरक्षा एजेंसियाँ थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब ये फिर से लड़ा के अकेले हो जाते हैं। लेकिन ये अब थे कि ISIS के में था कि कुछ तो पाकिस्तान के जो लड़ाके थे तहरीक तालिबान से, कुछ अफगान पे आने लगे। अब इनको चाहिए थे पैसे, क्योंकि अब तो लीडर रहा नहीं, इनको पैसे कमाने के लिए कुछ जगह चाहिए था। तो फिर से हम आते हैं खुर्सान वाले इलाके पे। खुर्सान का अगर मैं आप फारसी शब्द है उसका आपको मतलब अब तो पता भी लग चुका होगा कि मैंने जो पहले ही बताया कि जहाँ से सूरज उगता है, ये अफगानिस्तान का मध्यकालीन का नाम था, बहुत पुराना नाम था, और ईरान का पूर्वी ईस्ट वाला इलाका था। यहाँ का अगर मौसम आप देखें तो बहुत ही मतलब खुशनुमा रहता है कि मतलब आप यहाँ पे फसलें उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ फसलें नहीं उगाई जाती थी, यहाँ पे उगाई जाती थी कोकीन, ड्रग्स, जो पूरी दुनिया में नशे का कारोबार करते हैं। सबसे बड़ी खेप यहीं से आती है, और ये कहा जाता है कि जितने भी अफगानिस्तान से जो पूरी दुनिया में जितने भी ड्रग सप्लाई होते हैं वो खुर्सान वाले प्रोविंस से ही निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलाका इतना ठंडा है कि वहाँ पे आसानी से उगाई जाती हैं। अब जब अमेरिका जब अफगानिस्तान में था तो तालिबान और ये ISIS के लोग चाहते थे कि वहाँ पे उनका वर्चस्व कायम रहे, तो इन्होंने आपस में सांठगांठ कर ली। सांठगांठ ऐसी की कि इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो ड्रग्स का या जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, इस बीच में हम अपना पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप कुछ रखिए, मैं कुछ रखता हूँ। याद रखिए, अफगानिस्तान में दोनों की लड़ाई, एक के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ, दूसरी दोनों ही चाहते थे कि इस्लामिक स्टेट आए अफगानिस्तान में। तीसरा उनका कहने का मतलब ये था कि आप देखिए, आने वाले टाइम पे जैसे तो अमेरिका निकलेगा, हम अपना वर्चस्व कायम करेंगे। मैं फिर से अब आता हूँ पुरानी बात पे, जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया था, जो कूटनीतिक लड़ाई लड़ी थी कि हम सामने सामने लड़ाई करते थे और बैकएंड से, मतलब पीछे के दरवाजे से हम पैसे के द्वारा खरीद लेते थे।
यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है, तालिबान और आईएसआईएस के कुछ ज़्यादा ही कट्टरवाद था। तो अमेरिका को लगा कि हमें किसी से तो बातचीत करनी ही है, तो अमेरिका ने बातचीत की तालिबान से। तालिबान वही था जो आज से 20 साल पहले 20-21 साल पहले उसमें था, मतलब सत्ता में भी था अफगानिस्तान के। अब आप समझिए एक ज़मीन पे दो भाई हैं, दोनों भाई में से एक भाई से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उनको होटलों में ले जाया जा रहा है, उनको अमेरिका बुलाया जा रहा है, उनको चीन बुलाया जा रहा है, उनको रशिया बुलाया जा रहा है। और दूसरा जो छोटा भाई है जो ISIS के हैं, उनको कोई रहनुमा नहीं है, उनका कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो उनको होने लगी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि उनको लगने लगा बुरा कि यार ये तो चीज़ सही ही नहीं है। तो तालिबान जो था उनकी सब सुन रहे हैं। यहाँ से शुरू होती है कहानी। तालिबान धीरे धीरे हथियार डालना शुरू कर देता है। अमेरिकन्स यहाँ से अपनी गेम खेलना शुरू करते हैं। अमेरिकन्स करते हैं, अगर आपने हाल फिलहाल में जितने भी न्यूज़ देखे होंगे उसमें जितने भी लड़ाके मारे जाते थे या कहते थे जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी कहते थे ना कि तालिबानी कहते थे, वहाँ पे मारे जाते थे ISIS के लोग। ISIS मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, खुरसान वाले जो लड़ाके रहते थे। इसमें 3000 इनके पास वो थे, मतलब लड़ाके थे जो लड़ते थे उनके लिए, जो इस्लाम के नाम पे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे, कट्टरवाद थे। तो अगर मैं आपको ISIS की अगर आपको एक छोटी सी डिटेल बता दूं, अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 25 लोग की काबुल गुरुद्वारे में मारे गए थे। तो हमारी जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, खासकर जो रॉ है और जो IB जो इन सब की जांच करते हैं, उनका कहना था कि ISIS में 100 लोग थे। जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें ISIS में 100 केरल के लोग जो वहाँ से भागकर वहाँ पे गए थे, जो खुरसान वाला इलाका अफगानिस्तान गए थे। वहाँ पे ये पूरा संगठन है, ये पूरा संभालते हैं कहाँ पे कैसे हमला करना है। तो ये समझिए कि पहले ये कहा जा रहा था कि ISIS में अफगान और पाकिस्तानी लोग होंगे, लेकिन जब बात केरल के लोगों की है, केरल के लोगों की बात ये किसी और ने नहीं कही, हमारी सुरक्षा एजेंसी रॉ और IB ने खुलेआम सबके आके कहा कि केरल के लोग कम से कम 100 लोग शामिल हैं। ये बात तब आई जब 25 लोग गुरुद्वारे में जब उनके हमले में मौत हो जाती है ISIS के हमले में द्वारा। ISIS के अगर मैं आपको थोड़ी सी और बताऊं तो ISIS के जो लड़ाके होते हैं, कहा जाता है इतने बड़े इतने बेरहम हैं कि ये हॉस्पिटलों में जहाँ पे माँ होती हैं, जहाँ पे उनके प्रेगनेंसी के दौरान जब उनका ऑपरेशन हो रहा होता है, उन तक को मार देते हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेरहम है ये, अपने परिणाम के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद कल का दिन था, कल के दिन में काबुल पे जब हमला हुआ, तालिबान क्योंकि अमेरिकन इनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि इनके लड़ाके भी खत्म होते जा रहे थे। 3000 सैनिक थे, जिसमें से 1500 से लेकर 2000 सैनिकों को माफ़ कीजिएगा 15 से 2000 जितने भी लड़ाके थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है अमेरिकी ड्रोन के हमले में या अमेरिका के बदले की कार्रवाई में की गई कार्रवाई में। तो इनके पास एक ही चारा बचता है कि क्यों हम ना जाके कुछ ऐसा करें कि पूरी दुनिया की नज़रें हम पर आएँ। तो इसके बाद कल जो हमला होता है, 2 आतंकी हमले होते हैं। रात तक ये भी खबरें आ रही थी कि इसके बाद 3 और हमले किए गए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं 3 हमले वो नहीं किए गए थे। असल में वो क्या था कि अमेरिकन्स कह रहे थे जितने भी उनके हथियार थे वो उसको ब्लास्ट के थ्रू उड़ा दे रहे थे। उनका कहना था कि तालिबान के हाथ या आने वाले वक्त में ISIS के हाथ में ये हथियार ना लगे, इसके लिए वो उनको निस्तराबूत कर रहे थे। उनको चाह रहे थे कि ये चीज़ वहाँ पर ना आए। इसके बाद आपने देखा कि तालिबान ने किस तरीके से ISIS पे आतंकी हमले का आरोप लगाया। उसके बाद इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो पूरी दुनिया के सामने आई। एक शाम तक पोस्टर, देर रात तक पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया गया ISIS के द्वारा कि किसने आतंकी हमला किया था। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये 2 बड़े आतंकी संगठन जो अपने आप में आपस में लड़ रहे थे, वो पूरी दुनिया के सामने उनकी लड़ाई अब खुल के आ चुकी है। ज़्यादा खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे crimetech.in में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।